हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आर्तव। आर्तव के बारे में, आर्तव की व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो ऋतो भवम अथवा ऋतो इदम, इस व्युत्पत्ति से ऋतु शब्द में अण प्रत्यय होकर आर्तव शब्द बनता है। आर्तव को पुष्प भी कहा जाता है। आचार्यों ने आर्तव की गणना रस धातु की उपधातु के रूप में की गई है। ठीक है, कुछ आचार्यों ने मतलब आर्तव को जो है वो रस धातु की उपधातु के रूप में माना है। ठीक है, निरुक्ति रस रसेदव रसा देव स्त्रियं रक्तम राजा संज्ञम प्रवर्तते तद्वृश्याद द्वादशाद ऊर्ध्वयति पंचाशता क्षय। रस से स्त्रियों में रज संज्ञक रक्त परिवर्तित होता है या 12 वर्ष की आयु के पश्चात प्रकट होता है तथा 50 वर्ष की आयु के पश्चात क्षय यानी नष्ट होने लगता है। यानी ऊर्ध्व जति 50 क्षय यानी 50 के बाद क्षय होने लगता है। मतलब ये जो मेंस्ट्रुअल फ्लो के यहाँ पर एक बात जो आचार्य सुश्रुत कह रहे हैं वो मेंस्ट्रुअल फ्लो से कह रहे हैं कि स्त्रियों में जो रस धातु होती है वो रक्त धातु में चेंज हो जाता है और वो 12 महीने में अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट होता है और 15 महीने में सीजेशन हो जाता है। यानी यहाँ पर प्यूबर्टी और मीनोपॉज की बात कर रहे हैं, मेनार्क और मीनोपॉज की बात कर रहे हैं। ठीक है, पर्याय की बात करेंगे हम लोग। शोणित, रज, ऋतु, आश्रच, मास, मासिक स्राव इत्यादि। आर्तव की उत्पत्ति की बात करें, रसाद स्तन्यम रसाद इत्र्यम ततो रक्तम आश्रच कंडरा सिरा मसाद वसा त्वचा सटचा मेदसा स्नायु संभवा। ये सब पूरी उपधातु का श्लोक है, ये आपको बाय हार्ट करना ही पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस श्लोक को याद करने के बाद आपको किसी की उपधातु याद नहीं करनी है। रस की स्तन्य है, रक्त की आश्रज है और कंडरा और सिरा है। इस तरीके से आप सारी उपधातु एक साथ याद कर पाएंगे। ठीक है, तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको लोगों को याद करना पड़ेगा। जठराग्नि से पाचित होकर बना आहार रस जब रस वह स्रोतों में पहुंचता है तब वहां उपस्थित रसाग्नि से इस आहार रस का पाक होता है। इस पाक के परिणाम स्वरूप सार प्रसाद तथा कीटमल की उत्पत्ति होती है। सार भाग के दो रूप होते हैं, सूक्ष्म तथा स्थूल। स्थूल भाग से पूर्व विद्यमान रस धातु का पोषण या उत्पत्ति होती है तथा सूक्ष्म भाग के एक अंश से उपधातु स्तन्य और आर्तव तथा दूसरे अंश से उत्तर धातु के निर्माण अंश की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर इसकी उपधातु कौन कौन सी, स्तन्य और आर्तव रस धातु की उपधातु। ठीक है, इसका हम लोग पंच महाभौतिक आपने आहार का सेवन किया, उस पर जठराग्नि क्रिया हुई। दो चीज उस दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक सार भाग एक मल भाग। तो उस पर फिर रसाग्नि क्रिया हुई सार भाग पर, तो वो 3 चीज़ों में डिवाइड हो गया, मल भाग, स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। मल भाग में जो हो गया आपका कफ जो शरीर से बाहर निकल जाएगा। स्थूल भाग में रस धातु का निर्माण और पोषण हो रहा। सूक्ष्म भाग से फिर दो फर्दर क्लासिफिकेशन हुए इसके। उपधातु में स्तन और आर्तव बन गई, जो हम लोग आर्तव पढ़ रहे हैं, और रक्त निर्माण अंश बन गया। ठीक है, मासीनो उपिचितं रक्तं धमनी भयाम ऋतो पुनः ईषद कृष्ण विनंग चा वायुर्योनि मुखानुदेत। यानी कि 1 महीने में आहार रस से बढ़कर संचित हुआ ईषद कृष्ण और गंध रहित रक्त ऋतु काल में वायु के द्वारा प्रेरित होकर धमनियों से योनि मुख से द्वारा निकलता है। यहाँ पर मेंस्ट्रुअल फ्लो की अष्टांग हृदय में क्लासिफिकेशन किया गया कि 1 महीने भर इकट्ठा रहता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो कितना होता है, 28 दिन, अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने का होता है। तो 1 महीने बाद जो रक्त है या साथ में ओवम है वो इकट्ठा हुआ है, वो योनि मार्ग से हर महीने निकलता रहता है। ऐसा आचार्य भागवत का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये हमारे आचार्य ने बहुत पहले ही बता दिया था, लेकिन अब लोग समझ नहीं पाए, वो अलग बात है। जो मेंस्ट्रुअल फ्लो हो गया, कितने दिनों में होगा, क्या क्या होगा, कब कैसे कैसे वर्ण फ्लो होगा, उसका पूरा डिटेल हमारे आयुर्वेदा में दिया गया है। ठीक है, बस समझ नहीं पा रहे हैं लोग। ते दो धमनियों एवं रक्तम अविवाहितो विसर्जत तश्च नारीणाम आर्तव संज्ञकम। 2 धमनियों रक्त को वहन करने वाली तथा उसका विसर्ग करती हैं, जिससे स्त्रियों में आर्तव की संज्ञा दी गई। ठीक है, यहाँ पर 2 आर्टरीज 2 वेन्स का कॉन्सेप्ट भी समझाया गया। आर्तव उत्पत्ति काल एवं मासेन रसा शुक्रम भवती स्त्रीणाम च आर्तम, अर्थात 1 मास में पुरुषों में रस से शुक्र तथा स्त्रियों में आर्तव बनता है। ठीक है, आर्तव का प्रमाण है 4 अंजलि। स्त्रीणाम रजसा अंजलम अंजलय सचत्वरा। ठीक है, 4 अंजलि। आर्तव काल मर्यादा रसोदेव स्त्रिया रक्तम आसरज संज्ञा प्रवर्तते तदवृश्यात द्वादशाद ऊर्ध यति 50 यानी कि यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आचार्य सुश्रुत ने ये कहा, तद श्राद्ध 12 काले वर्तमान आश्रक पुनः जरा पक्वशरीणाम
यति पंचाशत मतलब सबका कहने का मतलब एक ही है। मासी मासी रजा स्त्रीणाम रजसा समृति त्रयम वत्श्राद्ध द्वादश ऊर्ध्वा यति पंचाशत। आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि वो 12 महीने में शुरू होता है, मतलब जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, और 50 महीने में सीज हो जाता है। ठीक है। आचार्य जो भागवत हैं उन्होंने एग्जैक्टली इसी का कॉपी किया है कि 12 महीने में शुरू 12 साल में शुरू होता है और 50 ईयर्स में मतलब मीनोपॉज आ जाता है एक तरीके से। ठीक है, उसी चीज़ को आचार्य सुश्रुत भागवत और का यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है। आर्तव स्रोत आर्तव देत्रो मूलम गर्भाश आर्तव वाणिश्च धमन्य। आचार्य सुश्रुत ने आर्तव स्रोत का मूल गर्भाशय एवं आर्तव धमनियों को माना। आचार्य चरक ने आर्तव स्रोत नहीं माना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जब आप लिखने बैठते हैं तो आप समझते हैं कि सारे आचार्य ने सब कुछ माना है, क्या क्या नहीं माना ये भी। तो आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने ASM नहीं माना है, और आचार्य जो चरक हैं उन्होंने सिर्फ एक चीज़ नहीं मानी है, वो आर्तव स्रोत है। ठीक है, तो ये भी शुद्ध आर्तव के लक्षण माशानी सपिच्छ दहति पंच रात्र अनुबंधी च नेवत बहु नात्यल्पम आर्तम शुद्धम अधिश्येत गुंजा फलम सवर्णम च पद्मालक्तम सन्निभम इंद्रगोप संस्कार आर्तम शुद्धम अधिश्येत। ठीक है, यह आचार्य चरक का कॉन्सेप्ट है। इसमें सबसे जो यहाँ पर जो बात कही गई है वो है गुंजा फलम सवर्णम च पद्मालक्तम सन्निभम इंद्रगोपम संस्कार आर्तम शुद्रम अधिशेत। चाहो तो आप ये लास्ट की 2 लाइनें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद कर सकते हैं। ठीक है, आचार्य चरक के अनुसार जो आर्तव 1 मास के बाद इसमें पिछलता दाह एवं वेदन ना हो, जो निरंतर 5 दिन तक निकलता रहे, जो ना अति अल्प हो ना अधिक हो, जिस आर्तव का वर्ण गुंजा फल के समान हो, लाल कमल एवं अलक्तक के समान हो, इंद्रकोप के समान हो, उसे शुद्ध आर्तव कहा गया। तो आप पहला वाला श्लोक छोड़ के दूसरा वाला याद कर सकते हैं। सरशाक वृत्तमित्तु यदा लक्षा रस उपम तदा आर्तम प्रशंसति यदसो न विरंजेत। ठीक है, आचार्य सुश्रुत का श्लोक याद कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो आप याद करें। मैंने तो सुश्रुत वाला याद किया था। आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो आर्तव शासक यानी खरगोश के रक्त के समान या लाक्षारस के समान हो, मतलब लाख के समान हो, या तथा कपड़े को रंजित ना करे, मतलब अगर वो कपड़े पर गिर जाए तो कपड़े में कोई दाग वाग ना पड़े, उसे प्रशंसीय माना गया। जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होना चाहिए वो अगर किसी भी अगर कपड़े पर पड़ जाता है तो उसमें कोई दाग नहीं पड़ना चाहिए, अगर दाग पड़ रहा है तो वो बेकार है। ऐसा आचार्य सुश्रुत का कॉन्सेप्ट है। लक्षारसम शंच अभ्रम धोतम यच बिरंजित। तो आचार्य जो भागवत हैं अधिकतर है वो सुश्रुत की ही कॉपी कर लेते हैं। अष्टांग हृदय के अनुसार जो लाक्षारस या शशक के रक्त के समान तथा धोने पर वस्त्र में रंग ना छोड़े, उसे शुद्ध आर्तव कहा गया। मतलब अधिकतर आप देखेंगे जो अष्टांग हृदय है, मतलब आचार्य जो भागवत उन्होंने अधिकतर जहाँ तक सिमिली ली है वो उन्होंने ली है अधिकतर सुश्रुत संहिता से ज़्यादा उठाया। ठीक है, लगभग जो कहा है वो सुश्रुत संहिता के बराबर, सुश्रुत संहिता में जो कहा गया 1-2 शब्द बढ़ा दिया, लगभग वही कहा है। तो अगर आचार्य भागवत के अनुसार नॉर्मली नहीं पूछता, अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर बनाना हो तो पूछ लेगा, तो आप एग्जैक्टली सुश्रुत वाला याद कर लेंगे, भागवत वाला आएगा तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, आर्तव के कार्य रक्तम लक्षणम आर्तवम गर्भ कृक्ष गर्भ लक्षणम। आचार्य सुश्रुत ने आर्तव का कर्म बताते हुए कि शरीर के साधारण रक्त के समान लक्षणों वाला आर्तव गर्भ की स्थिति करता है एवं गर्भ स्थित होने पर उनके लक्षणों को उत्पन्न करता है। आर्तव गर्भाशय को शुद्ध करके उसकी कला को गर्भ के स्थापन योग बनाना, मतलब जो आर्तव है, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है, वो पूरा यूट्रस को क्लीन करता है ताकि वो मतलब प्रेगनेंसी के लिए सूटेबल हो जाए, इम्प्लांटेशन ऑफ यूट्रस के लिए, इम्प्लांटेशन ऑफ फीटस के लिए ठीक हो जाए। आर्तव 6 के लक्षण। आर्तव 6 यथोचितम काल दर्शनम अल्पता व योनि वेदना च तत्संशोधनम अग्नेनाम च द्रव्याणाम विविध दुपयोगा। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार आर्तव के क्षय होने पर उचित समय पर रज स्राव का दर्शन अथवा अल्पता तथा योनि वेदना ये लक्षण मिलते हैं। इसकी चिकित्सा में विरेचन और उत्तरवस्थी द्वारा संशोधन तथा आग्नेय द्रव्यों का यथाविधि पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। ठीक है,
आर्तव वृद्धि के लक्षण की बात करेंगे। आर्तव वृद्धि अंगमर्दम अति प्रवृत्ति दुर्गंधम से। आचार्य सुश्रुत ने आर्तव की अति वृद्धि होने पर अंगों में वेदना, रस स्त्राव की अति प्रवृत्ति तथा दुर्गंध ये लक्षण मिलते हैं। तो यहाँ पर ऋतु चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी हम लोग पढ़ लेंगे। ऋतु चक्र को 3 भागों में बांटा गया, रजा स्त्राव, ऋतुकाल और ऋतु व्युत्पत्ति। ठीक है, तो आचार्य जो चरक हैं उन्होंने कहा है कि जो ब्लीडिंग फेज होता है वो 5 दिन का होता है। आचार्य बागवान ने 3 दिन का माना है, भाव प्रकाश ने 3 दिन का माना है और हरित वेल ने 7 दिन का माना है। ठीक है, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग माना है। ऋतुकाल यानी प्रोलिफरेटिव फेज आचार्य सुश्रुत और एवं बागवान ने 12 दिन का माना है, भाव प्रकाश ने 16 रात्रि का माना है। ठीक है, ऋतु व्युत्पत्ति यानी सेक्रेटरी फेज। ठीक है, इसके बारे में तो सेक्रेटरी फेज के बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। ठीक है, अब आप ये सोचोगे सर ऋतुकाल आचार्य सुश्रुत बागवान ने 12 दिन का क्यों माना है, भाव प्रकाश ने 16 दिन का माना है। देखो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है एग्जैक्टली वो 28 डेज की होती है, लेकिन कई लोगों में ये 28 से 30 दिन 32 दिन चली जाती है, तो वहाँ पर ये प्रोलिफरेटिव फेज बढ़ जाएगा। ठीक है, 28 दिन 30 दिन तक चली जाती है तो वहाँ पर ये बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए वो दिन का थोड़ा अंतर पड़ गया होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें। अगर कोई समस्या होती तो पूछ सकते हैं। ठीक है।